आप एक महिला हो, उसमें भी आप एक मुसलमान हो, आप इतना हिम्मत कैसे? कोई मेरी दुनिया तब्दील हो गई, मैं राजनीति में आ गई, मैं मुद्दों पर बोलने लगी और मुझे अब कि सिर्फ मेरे एक सवाल करने से उन्होंने भांप लिया कि इस औरत के अंदर टैलेंट, अगर नीतीश कुमार जी होते तो बमक जाते। मुसलमान महिला क्या समस्या झेलती है बिहार में? हिंदुस्तान के सतह पर एक बड़ा मुस्लिम महिला का चेहरा आपको नहीं मिलेगा। नहीं। प्रशांत किशोर जी में और ओवैसी साहब में क्या फर्क है? रजत और प्रशांत किशोर जो जन सुराज चला रहा है, इस दोनों में फर्क क्या है? ये जन सुराज का आपको हम बता दें कि मुकाबला आरजेडी से है ही नहीं, इंडिया गठबंधन से ही नहीं, वो तो मैदान में होगा ही नहीं। हमारी सीधी टक्कर एनडीए से है। जन सुराज का क्या विचारधारा है? आज तक किसी पार्टियों ने महिलाओं को 40 सीट देने की बात नहीं की है। आज तक किसी पार्टियों ने हम मुसलमानों को 40 सीट कम से कम देने की बात सोची नहीं है। तो जन सुराज बीजेपी का बी टीम है। बिल्कुल, अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती तो किसी की मजाल थी जो सीए और एनआरसी को रोक लिया जाता। वक्फ बिल पर बात आई है, मुसलमानों को समझ में आए, उनकी अकल में ये बात आए हमारे पास कमी कहाँ है। प्रशांत किशोर से आप मिले थे, आप बातचीत किया था, वो कैसे लगता है? ये महसूस किया कि वो बिहार के लिए बहुत चिंतित है कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, हमारे बिहार में बदलाव कैसे हो, जो इसके पिछड़ापन है बिहार का, ये इसको कैसे दूर किया जाए और अग्रणी 10 राज्यों में बिहार को कैसे शामिल किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है, आप देख रहे हैं प्रवीण जनसुराजी यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है, मैं दक्षिण भारत से हूं। अभी फिलहाल प्रशांत किशोर जी का जन सुराज अभियान में यहाँ बिहार में चल रहा हूं। हम बिहार में जो लोग जन सुराज अभियान से जुड़े हुए लोग हैं उससे इंटरव्यू करते हैं, बिहार के बारे में उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आज हमारे साथ है सदफ इकबाल जी। ये जन सुराज का प्रवक्ता है, मीडिया प्रवक्ता है और खुद से भी ये अलग प्रोफेशन भी करते हैं, शायरी पढ़ते हैं और इसका बहुत भूमिका रही है बिहार को आगे ले जाने में और जन सुराज को आगे ले जाने में। इनसे इंटरव्यू करके बातचीत करके समझते हैं ये क्या यहाँ कर रहे हैं और आगे जाके बिहार बनाने में ये कैसे अपना फंदा लगाएंगे। ये एक मुसलमान महिला भी है, इसीलिए उसके रिलेटेड हम लोग भी प्रश्न पूछेंगे और मुसलमानों को जो भी समस्या है और जन सुराज से वो लोग कैसे देख रहे हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सदफ इकबाल जी नमस्कार आपको। नमस्ते प्रवीण, आपको भी और आपके तमाम सुनने वाले दर्शकों की खिदमत में भी मेरा आदाब अर्ज है, सलाम अर्ज है। मेरा नाम सदफ इकबाल है और मेरा ताल्लुक गया जिला के 12 चट्टी क्षेत्र के गांव हदिया से है और मैं फिक्शन राइटर हूँ, शायरा हूँ और अभी जनसुराज से जुड़ी हुई हूँ, प्रवक्ता हूँ, संविधान बनाने वाली कमेटी की मेंबर हूँ और बस जनसुराज के लिए जो भी बन सक रहा है अपनी जो है खिदमत, अपने हिस्से का जो है कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात। मैडम, आप ही का राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो विधानसभा में मतलब खड़ा होके बोलते हैं आप महिला हो, आप कुछ जानती नहीं हो, ये सब बोलते हैं। वो उसका नजरिया वो है। आप एक महिला हो, उसमें भी आप एक मुसलमान हो, आप इतना हिम्मत कैसे जोड़ के कैसे राजनीति में कैसे आना पड़ा आप? देखिए, आपने 2 सवाल किया है कि एक हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री जी हैं, जो हमारे मुखिया हैं, उनको महिलाओं को लेकर उनका नजरिया क्या है और दूसरे कि मैं जनसुराज से कैसे जुड़ी और क्यों आई। तो आपके दूसरे सवाल का मैं पहले जवाब देती हूँ कि मेरा राजनीति से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हर समुदाय में जो है काबिल आदमी है और हर काबिल आदमी किसी न किसी समुदाय से है और वो एक तरह से पूरे बिहार को मथ रहे हैं, जिस तरह से दही मथा जाता है और मक्खन निकाल रहे हैं और आम लोगों को तलाश कर रहे हैं जिनका कभी भी राजनीति से कोई नाता नहीं रहा, उनकी करनी और कथनी में कोई रत्ती भर भी अंतर नहीं है। उसका उदाहरण जो है मैं एक राइटर थी, शायरा थी, मेरी दुनिया अलग थी, लिखने पढ़ने की दुनिया थी। प्रशांत किशोर जी से मैंने एक प्रोग्राम में एक सवाल किया। 14 जुलाई को यहाँ हज भवन में एक प्रोग्राम था माइनॉरिटी को लेकर के, तो वहाँ 7-8 हजार लोगों की भीड़ थी। मैंने देखा कि वहाँ सिर्फ केवल 7-8 हजार लोगों के दरमियान 8 महिलाएं, 2 महिलाएं स्टेज पर हैं, मैं सामने बैठी थी और 5 किनारे में थी। मैं तो प्रशांत किशोर जी को सुनने गई थी, ऐसे ही अपने पत्रकार मेरे दोस्त थे उनके साथ में गई थी।
तो ये चीज मैंने गौर की, चूंकि राइटर हूँ तो बोल्डनेस तो है मेरी पर्सनालिटी में। मैं खड़ी हो गई प्रशांत किशोर जी के स्पीच देने के बाद, मैं खड़ी हो गई। मैंने कहा कि सर मेरा आपसे एक सवाल है। सर को बड़ी हैरत हुई कि माइनॉरिटी के दरमियान में एक औरत खड़ी होकर के सवाल कर रही है। माइक भिजवाया उन्होंने, मैंने सवाल किया कि आप मुस्लिम लीडरशिप के गैप को खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इसको भरने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में आज यहाँ इतनी भीड़ जमा है। मुझे ये बताइए कि मुस्लिम महिला लीडरशिप की जो कमी है, बल्कि शून्य है, आप इस शून्य को, इस कमी को कैसे भरेंगे? आज इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतने सारे लोगों ने अपनी बात मंच से कही, किसी महिला को मंच से अपनी बात कहने की इजाजत क्यों नहीं दी गई, मौका क्यों नहीं दिया गया? वो जनसुराज के बारे में क्या सोचती है, बिहार के पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचती है, अपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचती है, ये तो कहने का उसे मौका नहीं दिया गया। तो क्या मैं ये समझूं कि जनसुराज में मुस्लिम महिला लीडरशिप के लिए कोई जगह नहीं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत ये सवाल था। अब ये देखिए कि प्रशांत किशोर जी का अगर नीतीश कुमार जी होते तो बमक जाते हैं, जो कि उनका नेचर है। प्रशांत किशोर जी ने बहुत इससे गहराई के साथ और बहुत ध्यान से मेरा सवाल सुना और वो बोले कि साइड से बात है, किसी ने ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, तो प्रशांत किशोर जी ऐसे गेस्ट गए थे, उन्होंने कहा कि ये तो सवाल जवाब ऑर्गेनाइजर ही देंगे, वाजिब जवाब था उनका। मुनाजिर हसन भाई ने हमको उस प्रोग्राम में इनवाइट किया था, तो मुनाजिर हसन जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि आपसे प्रशांत किशोर कल मिलना चाहते हैं, शेखपुरा हाउस में आप चले जाइए। हम कहा कि हाजिर हो जाऊंगी। मैं दूसरे दिन शेखपुरा हाउस गई और सर से मिली। बात करने के बाद सर ने कहा कि आप ज्वाइन कीजिए पार्टी। दूसरे दिन 15 तारीख को यहाँ मेरी ज्वाइनिंग हो गई, 15 को मुलाकात हुई थी, सॉरी 16 जुलाई को ज्वाइनिंग हो गई और 28 को मैं संविधान बनाने वाली कमेटी में अपना नाम मैं देख रही थी, बापू सभागार में बैठ करके वो स्क्रीन पर मेरा नाम आ रहा था। मैं हैरान थी कि मुझे तो अभी जुमा 8 हुआ है, राजनीति से मेरा दूर तक ताल्लुक नहीं है, प्रशांत किशोर जी ने मुझ पर इतना भरोसा कैसे किया? उसके 8 दिन के बाद मुझे प्रवक्ता बना दिया गया। तो मैं आपको कहूँ कि वो इतने ज़हीन आदमी है, इतने जीनियस आदमी है कि सिर्फ मेरे एक सवाल करने से उन्होंने भांप लिया कि इस औरत के अंदर टैलेंट है, ये एक आम औरत है, इसको वहां से उठा करके हमको स्टेज पर बैठाया। यानी कि प्रोग्राम में मैं स्टेज पर होती हूँ, तो उन्होंने जमीन से उठा करके हमको आसमान पर ले गए। हमको मेरी दुनिया तब्दील हो गई, मैं राजनीति में आ गई, मैं मुद्दों पर बोलने लगी और मुझे अपनी खूबी का खुद पता नहीं था। अपनी क्वालिटी मेरे अंदर ये जो है क्वालिटी है, इस क्वालिटी से मैं खुद अनजान थी। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं जिनको प्रशांत किशोर जी गाँव गली गली घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, उसमें से मत करके जो है लोगों को निकाल रहे हैं और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो वो पढ़े लिखे लोगों को, जो नई जनरेशन है, उन लोगों को तलाश कर रहे हैं कि जिनके हाथ में बिहार की कमान सौंपी जाए, वो बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो हर समुदाय से, हर शहर से, हर गांव से, हर क्षेत्र से वो लोगों को तलाश कर रहे हैं और निकाल रहे हैं। आपने एक सवाल किया कि मुख्यमंत्री जी हमारे जो है इस तरह की जुबान का इस्तेमाल करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। ये कई बार इस तरह के उनके बयान आए हैं जब उन्होंने महिलाओं को अपमानित करने का काम किया है। यही मुख्यमंत्री जी महिलाओं की राजनीति करते हैं, महिलाओं के वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कहते हैं कि हम महिलाओं को पर मेरा बहुत उपकार है, महिलाओं पर को मैंने बहुत इज्जत दी, बहुत सम्मान दिया, बहुत जगह दी, उनको घर से बाहर निकाला, नौकरी दी। ये सब उनका आई वाश फ्रेब है, ये धोखा है, समझ रहे हैं? महिलाओं को छोटे छोटे कर करके झुनझुना थमा दिया गया। जैसे आपके जीविका दीदी का ये प्रोग्राम हो या आंगनबाड़ी केंद्र हो या आपको साइकिल वितरण हो, शराबबंदी हो, तो इस तरह के प्रोग्राम करके उन्होंने सिर्फ जो है महिलाओं को झुनझुना थमाया है और महिलाओं के संसार को समेट करके रख दिया है। उन्होंने महिलाओं को उड़ने के लिए आसमान दिया ही नहीं। आज बिहार की महिलाएं आप देखिए कि दूसरे राज्य की महिलाओं के तुलना में कितना पीछे हैं, कितनी पिछड़ी हुई हैं और वे सिर्फ ये राजनीति करते हैं, बात बनाते हैं और धरातल पर, जमीन पर इन्होंने कुछ काम नहीं किया है महिलाओं के लिए, महिलाओं की तरक्की के लिए कुछ काम नहीं किया है, न शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, न रोजगार के क्षेत्र में काम किया है।
सिर्फ ये नारा लगाते हैं कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, महिलाओं को बहुत हमने भागीदारी दी है, महिलाओं को बहुत हिस्सेदारी दी है, और इस तरह ये सिर्फ महिलाओं के वोट को बटोरने का काम करते हैं। मैडम, आप मतलब राज्य स्तर से जो वुमेन का ये है, और बिहार में वुमेन का जो एम्पावरमेंट है उसके बारे में आप चर्चा किया था। ये एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। देखिए, हम जो हिंदू महिलाओं को देखते हैं और जब मुसलमान महिलाओं को देखते हैं, उसमें हमको थोड़ा फर्क दिखते हैं, इनइक्वालिटी दिखते हैं। आखिर में मुसलमान महिला क्या समस्या झेलती है बिहार में, और उसका समस्या के बारे में आप 2-3 पॉइंट बताइए हम। देखिए, आप थोड़ा नहीं, आप कहिए कि बहुत फर्क देखते हैं। आप तलाश कीजिए, बिहार ही नहीं हिंदुस्तान के सतह पर एक बड़ा मुस्लिम महिला का चेहरा आपको नहीं मिलेगा। नहीं। वो बाहर, हमें बाहर ही नहीं निकलने दिया जाता। हमारे अंदर इतनी बंदिश लगाई जाती है कि हम चार दीवारी से बाहर ही नहीं निकल पाते। ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं टैलेंटेड नहीं है, जितनी दूसरी महिलाएं टैलेंटेड है उतनी ही मुस्लिम महिलाएं भी टैलेंटेड है। मुस्लिम बच्चियां आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, मगर उनको जो है पंख नहीं उनके उतर दिए जाते हैं। तो ये चीज है। अभी हमारा समाज बिल्कुल बंद है, मुस्लिम समाज बिल्कुल बंद है, अभी इसको खुलना बाकी है। तो ये कब होगा कि जब हमारे बीच में उचित शिक्षा होगी, मुस्लिम बच्चियों को रोजगार दिया जाएगा, अपने पैर पर खड़ा किया जाएगा, तभी जाकर के मुस्लिम बच्चियां जो है समाज में आगे बढ़कर अपना योगदान दे पाएंगी। तो अभी हमारा समाज जो है बहुत पीछे है और बहुत काम करने की जरूरत है हमारे मुस्लिम समाज में बच्चियों के ऊपर। ज्यादातर समस्या क्या है? मतलब ये तो आप बताए थे, हम लोग को बाहर नहीं निकलने देते हैं, और दूसरा तीसरा हेल्थ का ज्यादा समस्या है। क्या है? एक बार हर तरह के आप शिक्षा के स्तर पर देखिएगा तो मुस्लिम महिलाएं पिछड़ी हुई दिखाई देंगी। अगर हमें पढ़ाया भी जाता है, इंटर या ग्रेजुएशन कराया भी जाता है, तो सिर्फ इसलिए कराया जाता है कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, अच्छी जगह बेटी ब्याह करके चली जाए। ये नहीं होता है कि अगर बेटी के साथ फ्यूचर में कोई दुर्घटना हो गई, कोई ऐसा वाकया हो गया कि उसको अपना घर चलाना पड़े तो क्या करेगी। उस तरह से हमारी शिक्षा नहीं दी जाती है। हमें कोई हुनर नहीं सिखाया जाता है कि हम जो है कोई बिजनेस कर लें, कोई हुनर सीख लें। तो बहुत अभी जो है पीछे है। और अच्छा, ये मुस्लिम महिलाओं की ही नहीं, मुस्लिम समुदाय की भी प्रॉब्लम है। हम अभी फाइनेंशियली तौर पर, समाजी तौर पर, आर्थिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए कौम है। अभी हम लोगों को गवर्नमेंट जो है, जितनी भी गवर्नमेंट आई है, उन लोगों की नजर जो है हमारे वोट बैंक पर होता है, क्योंकि हम 19.5% हमारी आबादी है। और ये तमाम पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां हो या बड़ी नेशनल पार्टियां हो, तमाम पार्टियां ये जानती हैं कि मुस्लिम वोट जिधर झुक जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। तो तमाम हमारे वोट के बदौलत सत्ता भोगना चाहती हैं, मगर कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जो मुसलमानों को आगे बढ़ाने का काम करे, मुसलमानों को भागीदारी दे, मुसलमानों को हिस्सेदारी दे। हमेशा हमें बैकफुट पर रखा गया। अब आप देखिए, किसी भी आप बाहर मार्केट में निकल जाइए, आपको दर्जी की दुकान पर बटन टाकता हुआ, काज बटन करता हुआ मुसलमान कारीगर दिखेगा। आप गाड़ी बनाने वाली मिस्त्री की दुकान पर चले जाइए तो आपको टायर में पंचर लगाता हुआ मुसलमान दिखेगा। नाई की दुकान पर चले जाइए तो वहां आपको बाल काटता हुआ मुसलमान दिखेगा। तो हर छोटे काम में आपको मुसलमान दिखेंगे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर अभी हमें बहुत पीछे रखा गया, और सिर्फ हमें एक वोट बैंक बना करके रखा गया। सिर्फ एक आंकड़े के तौर पर हमें देखा जाता है। मुसलमान जो है, उनके लिए कोई जीता जागता सांस लेता हुआ वजूद नहीं है। वो बस तमाम पार्टियों के लिए एक आंकड़ा भर है। आंकड़ा। मैम, हम जहाँ से आते हैं वहाँ ओवैसी साहब का लोग बोलते हैं दबदबा है। ज्यादातर मुसलमान ये बोलते भी है कि ओवैसी साहब हमारा रहनुमा है, हमारा भारत भर का लीडर है। ओवैसी साहब जब वो कर्नाटका में हिजाब का इशू हो रहा था, उस समय बोले थे कि देखिए, इस कालखंड में कोई मुसलमान बेटी आगे जाके भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये बात उन्होंने किया था, पर वो मुसलमान को कभी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने का कभी बात नहीं किए थे। अपना बीवी को वो कभी समाज में नहीं ले आते हैं, अपना बीवी को कोई कुछ बोलने नहीं देते। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैडम,
प्रशांत किशोर जी में और ओवैसी साहब में क्या फर्क है? महिला को कॉन्टेक्स्ट को समझ में रखते हुए आप उस दौरान बताइए। देखिए, ओवैसी साहब जो हैं वो भी जो जैसे हम बता रहे हैं कि तमाम पार्टियां हैं उसी के सफ में, वहाँ ओवैसी साहब को भी रख दीजिए। ओवैसी साहब हम अपने बिहार की, अपने राज्य की बात करते हैं कि ओवैसी साहब जब भी आए तो उन्होंने क्या किया कि वो किसी मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर अपनी पार्टी की तरफ खींच करके किसी एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने का वो काम करते हैं। ये बात बिल्कुल एकदम साफ है। तो ओवैसी जी एक बहुत प्रोफेशनल आदमी है और उनका समाज के उत्थान से लेना देना नहीं है, वो बस अपनी पार्टी का उत्थान चाहते हैं, अपना फायदा चाहते हैं। तो आप उनकी क्या बात कीजिएगा। अब रही प्रशांत किशोर जी और ओवैसी जी में, आप ओवैसी जी से प्रशांत किशोर जी का तुलना ही नहीं कर सकते। आप प्रशांत किशोर जी तमाम समुदाय को लेकर साथ चल रहे हैं, तमाम जात को, पूरे बिहार को। वो यहाँ जात पात की राजनीति नहीं। ओवैसी जी मुसलमानों की राजनीति करते हैं सिर्फ, और मुसलमानों के वोट बैंक को कहीं ना कहीं थोड़ा सा खिसका करके कहीं एक खास जगह पर फायदा दिलाने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर जी की राजनीति ये है कि ये विचारधारा की राजनीति कर रहे हैं, गांधीवादी विचारधारा को, जो आजादी से पहले जो कांग्रेस की विचारधारा थी उसको पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब आप जात पात से उठ करके विचारधारा पर जब वोट कीजिएगा तो वो बिल्कुल आपको समीकरण बदला हुआ नजर आएगा। अब ये मुसलमानों के वोट बैंक की तो बात कर नहीं रहे हैं। हाँ, चूंकि मुसलमान इस समाज का भी हिस्सा है। अब बिहार के तमाम समाज को साथ लेके चलेंगे, तमाम समुदाय की तरक्की की बात करेंगे तो उसमें मुसलमान समुदाय भी है। अब कोई भी अच्छा नेता हो, अच्छा लीडर हो जो अपने राज्य का भला करना चाहता हो, राज्य को तरक्की देना चाहता हो, तो वो ऐसा नहीं है कि दो चार खास समुदाय को आगे लेके जाएगा और दो चार को छोड़ देगा। वो गांधी जी की विचारधारा यही थी कि तमाम लोगों को आगे लेकर के बढ़ो, तमाम लोगों की तरक्की हो, तभी जो है देश की तरक्की मुमकिन है। उसी विचारधारा को ये बिहार में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें इनसे बहुत उम्मीद है, प्रशांत किशोर जी से। और ये एक हाईली क्वालिफाइड शख्स हैं और पढ़ा लिखा आदमी ही समाज के प्रॉब्लम्स की नब्ज को पहचान सकता है। इनको मालूम है कि प्रॉब्लम कहाँ है, बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो वो उस कारण पर बात करते हैं। वो बिहार के पलायन पर बात करते हैं। वो यहाँ जात पात की बात नहीं करते हैं, ना अगड़ी जाति, ना पिछड़ी जाति, ना हिंदू, ना मुसलमान की बात करते हैं। हम मुसलमानों के साथ क्या हुआ है कि हम लोगों को मंदिर का, मस्जिद की बात करके और किसी एक खास पार्टी का डर दिखा करके हमारे वोट बैंक को साधा गया। और मुसलमान कम पढ़ा लिखा आदमी, देखिए, और कम पढ़े लिखे दूसरी पार्टियां चाहती भी हैं कि मुसलमान हो या तमाम जातियां हो, ये जो है ज्यादा शिक्षा नहीं प्राप्त करें। इसीलिए पूरे सिस्टम को, शिक्षा के सिस्टम को ध्वस्त करके रखा गया है कि पढ़ा लिखा आदमी अपने विवेक से काम लेगा, वो अपने दिमाग से काम लेगा, वो जज करेगा कि सही कौन है, गलत क्या है। तो ये अब हमारे जो इस तरह से हमारी मेंटेलिटी बना दी गई है कि हम बस एक समुदाय का या एक पार्टी का डर दिखा करके और जो है अब तक हमारा वोट लिया गया है। प्रशांत किशोर जी की राजनीति उससे बिल्कुल भिन्न है और ये जनता के, जो जनसुराज है, ये जनता की पार्टी है। अब जो है तमाम पार्टियों का जो टक्कर होगी जनता से होगी सीधे। ये किसी प्रशांत किशोर जी ये जो है जनता की पार्टी बना रहे हैं और हम और आप जैसे आम चेहरे को सामने ला रहे हैं। और ये 2025 में बहुत मुश्किल आने वाली है तमाम पार्टी। मैडम, आप बोले हैं कि बहुत मुश्किल होगा 25 में, जो पार्टी यहाँ खड़ा होंगे उसके लिए प्रशांत किशोर जी मुकाबला देंगे, उसको एक ये देंगे करके आप बोले हैं। यहाँ बिहार में हम जो देखते हैं, राजद एक पार्टी है और अभी भाजपा एक पार्टी है। ज्यादातर मुसलमान राजद को वोट देते हैं। राजद और प्रशांत किशोर जो जन सुराज चला रहा है, इस दोनों में फर्क क्या है? ये दोनों क्या ऑफर कर रहा है, उसमें क्या अंतर है आपको दिखने को मिल रहा है? और ये भी बताइए मुसलमानों को क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, अब तक जो है लगभग 35 सालों तक जो है मुसलमान की अगर बात करें तो हम जो है आरजेडी के राजनीतिक बंधुआ मजदूर होकर रह गए थे।
हमें एक समुदाय का डर दिखा करके राजद हमेशा जो है हमारा वोट बटोरता रहा है। और हम जो है किसी एक पार्टी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हम एक पार्टी को वोट देना नहीं चाहते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या, ले दे करके आरजेडी, चलो भाई इसी को वोट देते हैं। अब हमारे पास एक तीसरा जो है ऑप्शन खुल गया है। प्रशांत किशोर जी की शक्ल में हम लोगों को अब नजर आ रहा है कि यही जो है अब बिहार का भला करेंगे। ये बिहार के बेटा हैं और बिहार के बेटा होने का फर्ज निभा रहे हैं। तो अब मुसलमान जो है को समझ में आ रहा है कि किस तरह से आरजेडी ने इनको ठगा है और अपने लालटेन में तेल बनाकर यूज किया है। तो अब ये जो तेल है जो रिसने लगा है लालटेन से, और आरजेडी की हालत खराब है। 2025 में जन स्वराज का आपको हम बता दें कि मुकाबला आरजेडी से है ही नहीं, इंडिया गठबंधन से ही नहीं, वो तो मैदान में होगा ही नहीं। हमारी सीधी टक्कर एनडीए से है और बीजेपी के साथ है, और सीधा टकराव बीजेपी से होने वाला। इसलिए आरजेडी के नेताओं की तो हालत खराब ही, नींद उड़ी ही हुई है। बीजेपी भी बहुत चिंतित है। प्रशांत किशोर जी का जिस तरह से धमक है, जिस तरह से जन स्वराज आंधी बनकर पूरे बिहार में उठा है, बवंडर बन रहा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस आंधी को रोका कैसे जाए। अब 1 तारीख को आपने बापू सभागार में देखा कि किस तरह से पूरे बिहार से दूर सुदूर इलाकों से, गांव देहात से जो है मुस्लिम लोग आए और बड़ी तादाद में जुड़े और एक खचाखच भरा हुआ था बापू सभागार, और प्रशांत किशोर जी की बात को सुनने आए। तो इससे ये साबित होता है कि मुसलमानों के अंदर बेचैनी थी। वो लालू जी को अपना नेता नहीं मानते थे, मजबूरी में वहां वोट जा रहा था। अब जहां जैसे ही उनको एक तीसरा ऑप्शन दिखा है, अब वो जो है पूरा वोट बैंक जो मुसलमान का जन स्वराज की तरफ शिफ्ट होने लगा है। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश तमाम पार्टियों को 1 तारीख के प्रोग्राम से गया है। जरूर मैडम, आप हम लोग आरजेडी का बात किए थे, आप ये भी बोले थे कि बीजेपी को जन स्वराज टक्कर देने वाले हैं, एनडीए के खिलाफ ही हमारा इंस्टीट्यूशन होगा और एनडीए और हम भी इस टक्कर में रहेंगे। जन स्वराज का क्या विचारधारा है, इसको देख के क्यों जुड़ना चाहिए, मुसलमान क्यों जुड़ना चाहिए, जन स्वराज का विचारधारा क्या है? देखिए, जन स्वराज की जो विचारधारा वो गांधीवादी विचारधारा है। अभी जो है ये 2 ही तरह की विचारधारा, 3 तरह की मिल रहा है। हाँ, या तो कम्युनिस्टों की विचारधारा है, या तो गोडसे की विचारधारा, या वो विचारधारा जिसने गोडसे गांधीवादी विचारधारा को कहीं पीछे छोड़ दिया है। तो अब जो है जिस तरह से गांधीवादी विचारधारा की ये बात कर रहे हैं, सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, और हम लोगों को, हम ही नहीं, मुसलमानों के नहीं, तमाम जातियों को, तमाम समुदाय को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात जो कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी पार्टियों ने ये बात नहीं की है। आज तक किसी पार्टियों ने महिलाओं को 40 सीट देने की बात नहीं की है। आज तक किसी पार्टियों ने हम मुसलमानों को 40 सीट कम से कम देने की बात सोची नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमान इनकी तरफ देखने लगा कि अरे भाई, ये तो जो है पहला इंसान है कि जो हमारे वजूद को तस्लीम कर रहा है, जो हमारे बारे में सोच रहा है, जो हमारी गरीबी के बारे में सोच रहा है, जो मुसलमानों की शिक्षा के बारे में गौर कर रहा है, जो मुस्लिम ही नहीं तमाम समुदाय के पलायन के बारे में सोच रहा है। मुसलमान के पास यहाँ रोजगार ही नहीं है, तो क्या करेंगे बेचारे? 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी के लिए गल्फ में चले जाते हैं, 2-2 साल पर घर आते हैं। इतनी उनकी खराब हालत है। बच्चे बीवी समझिए कि सबसे दूर रह करके वहाँ काम कर रहे हैं, ड्राइवर हैं, घर में छोटी मोटी नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह का जो है काम करने के लिए बाहर जाते रहे लोग। तो अब उन लोगों को उम्मीद हो गई है कि अगर यही हमारे रोजगार का इंतजाम हो जाए तो हम अपनी बीवी बच्चों के साथ तो कम से कम रह सकेंगे। तो ये इस तरह का जो प्रशांत किशोर जी भरोसा दिला रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत मुस्लिम ही नहीं तमाम समुदाय के लोग जो है प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ रहे हैं। सही बात है मैडम, बार बार ये हम सुनते हैं लोगों से कि ये जन स्वराज जो अभियान जो चला रहा है प्रशांत किशोर, ये कहीं ना कहीं भाजपा से ये फंडेड है, भाजपा का बी टीम है करके जन स्वराज के लोग बोलते हैं मैडम, खास तौर के मुसलमान समाज के लोग बोलते हैं। आप ये एक मुसलमान होने के नाते इस चीज को एक्सपोज कीजिए, क्या सही में जन स्वराज बीजेपी का बी टीम है? बिल्कुल नहीं।
अब आपको हम बताएं कि अब हम बताएं कि जिस तरह से आंधी उठी है जन स्वराज की, तमाम पार्टियों की नींद हराम है। अब उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इस तूफान को रोका कैसे जाए। कुछ ना कुछ तो कंडम करना ही होगा। तो अभी प्रशांत किशोर जी ने कोई चारा घोटाला तो किया नहीं है, कोई ये बालू माफिया तो है नहीं, शराब घोटाला तो इन्होंने, या शराब माफिया तो है नहीं, अनाज माफिया तो है नहीं, तो को कमी कहाँ निकाली जाए। साफ सुथरा इनका चरित्र रहा है, अपना मेहनत किया, काम किया, तमाम राज्यों में अपनी फीस ली, कोई इन्होंने तो 2 नंबर काम नहीं किया, या कोई बहुत इंडस्ट्री लगा करके और जो है राज को और देश को जो है ठगने का काम तो नहीं किया कि हम जो है 2000 करोड़ ले करके लोन और भाग गए किसी दूसरी कंट्री में, इस तरह का तो काम किया नहीं। तो इनके पास ले दे करके बच जाता है कि भाजपा की बी टीम का ठप्पा लगा दो ताकि मुसलमान इनसे जो है शक की नजर से देखे और मुसलमान हट जाए, क्योंकि आरजेडी जो मुसलमान के जाने से उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा, कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो इस लिए जो है इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है। अब हम बताएं कि आपको सोचना चाहिए कि 2014 में प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी के लिए काम किया, मोदी जी को कुर्सी पर बैठाने में अपना कंधा लगाया, ठीक है, सही बात है, इसको प्रशांत किशोर जी भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, जग जाहिर बात, वो उनकी जॉब थी, वो उनकी जॉब थी, वो उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया। अब मोदी जी कुर्सी पर बैठ गए, अब जब किसी प्रधानमंत्री को बनाने में किसी आदमी का योगदान रहा हो तो जाहिर सी बात है कि जब वो कुर्सी पर बैठे तो अब तो उस वक्त वो मलाई खाने का टाइम था, उनके साथ जुड़ करके बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाते और अडानी और अंबानी के बराबर में जाके खड़े हो गए। तो कैसे बेवकूफ आदमी थे भाई कि ऐन वक्त पर भाग गए बीजेपी को छोड़ करके। सोचने की बात है ना, जब मलाई खाने के समय उसी समय आ गया, भाग गए। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ कहीं ना कहीं ये उनके लिए काम तो कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि वो उनके जॉब थी, वो अपनी ईमानदारी से कर दिया काम, लेकिन उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, या बहुत सारा काम जो समाज की भलाई के लिए जो उन्होंने प्लान दिया था कि इस तरह से समाज के तमाम तबकों की भलाई होगी, तरक्की, हिंदुस्तान की तरक्की होगी, उसको जो है बीजेपी ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसलिए जो है प्रशांत किशोर जी अपना किनारे हो गए। किनारे ही नहीं हुए, ये लोग जो बोलते वक्त ये भूल जाते हैं कि बीजेपी को ठीक है 2014 में कंधा लगाया, जिताने का काम किया, लेकिन 10 राज्य में उनके दांत खट्टे किए, उनको हराने का काम किया। आज एनआरसी का जो ठंडे बस्ते में जो सीए एनआरसी जो चला गया, तो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने बंगाल में जो बीजेपी को रोका। अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती तो किसी की मजाल थी जो सीए और एनआरसी को रोक लिया जाता। तो अच्छा, प्रशांत किशोर, अभी आप बहुत सारा वक्फ बिल पर बात आई है, प्रशांत किशोर जी बहुत साफ लफ्जों में मुसलमानों को कहते हैं कि आपको अपने अंदर लीडरशिप का जज्बा पैदा करना होगा। आपके अंदर से बड़ा लीडर उभर के नहीं आएगा जब वो लोकसभा में चुन करके नहीं जाएगा, जब वहां आपकी हिस्सेदारी नहीं होगी, तो इस तरह के 50 बिल आएंगे और पास कर लिए जाएंगे। आप जो है बस हल्ला करते रहिए और इससे और उससे जो है दल बना करके मिलते रहिए और धरना पे बैठते रहिए, धरना प्रदर्शन करते, इससे कुछ नहीं होगा। होगा तब जब आपका लीडर वहां होगा और वो रोकने में सक्षम होगा इस तरह के बिल को, वहां आपके लिए, आपके हक में आवाज उठा सकेगा। तो प्रशांत किशोर जी की ईमानदारी ये है कि वो बहुत ईमानदारी से मुसलमानों का ऑपरेशन कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आपके अंदर कमी कहाँ है, आपको अपनी कौन सी कमियों को दूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी जैसे कि बहुत सख्त लफ्जों में जो है बात कहते हैं कि भाई हमको वोट नहीं चाहिए, आपकी दुआ चाहिए। हम आपको कहें कि देखिए, कोई अगर मर्ज बीमार आदमी पड़ता है, बीमार रहता है, तो उसका अगर इलाज करने के लिए मीठी गोली नहीं दी जाती, कड़वी गोली दी जाती, करेला का जूस पिलाया जाता है। तो वही जो है प्रशांत किशोर जी भी मुसलमानों को जो है कड़वी गोली जो है दे रहे हैं ताकि मुसलमानों को समझ में आए, उनकी अकल में ये बात आए हमारे पास कमी कहाँ है, हमारे फॉल्ट कहाँ है, हमारी कौन सी जो है कमजोरी है कि जिसको हम दूर करें तो हम जो है आगे मजबूत हो और हमारी तरक्की हो। सही बात है मैडम, आपने जो बोला था वो ठीक था। मैडम, एक पर्सनल सवाल पूछते हैं कि आप प्रशांत जी से मिलने गए, वो बहुत लोग एक मनसा भी है कि जो राजनीति करते हैं और जो राजनीति में लीडर होता है बहुत कड़वी होता है, बहुत मतलब वो एक डिक्टेटर जैसे बात करता है करके लोग बोलते हैं।
प्रशांत किशोर से आप मिले थे, आप बातचीत किया था, वो कैसे लगता है? मतलब उससे बात करने में आपको कई हिचकिचाहट आते हैं कि क्या अनुभव है? देखिए, मेरी प्रशांत किशोर जी से एक बार नहीं, कई बार बारहा मुलाकात होती रहती है और मैंने उनको बहुत अच्छा पाया, बहुत अच्छा। मैं उनकी एक पर्सनालिटी है और उनका असर सामने वाले पर पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, वो एक ऑरा है उनका जो बिल्कुल उसमें जो है आदमी असर होता है उसका। और बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड और बहुत ही नर्म दिल के और बहुत प्यारे इंसान हैं जो मुझे जो नजर आया। और प्रशांत किशोर जी बिहार के ऐसे बेटा हैं कि जो अपने बिहार के लिए सोच रहे हैं। आपको हम एक बात बताएं कि आपके घर में कोई एक आदमी पढ़ लिख करके बड़ा अफसर बन जाए, बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, तो उसकी पहली कोशिश होती है कि अपने घर को संवारा जाए, अपने घर के लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो प्रशांत किशोर जी किसी एक परिवार के नहीं, पूरे बिहार के बेटा एक परिवार और बिहार, पूरा बिहार उनका परिवार है और वो पूरे बिहार को अपना परिवार समझ करके आगे ले जाना चाहते हैं। और ये चीज मैंने उनसे हमेशा मुलाकात में ये महसूस किया कि वो बिहार के लिए बहुत चिंतित हैं कि हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, हमारे बिहार में बदलाव कैसे हो, जो इसके पिछड़ापन है बिहार का, ये इसको कैसे दूर किया जाए और अग्रणी 10 राज्यों में बिहार को कैसे शामिल किया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े नेता बिहार में पैदा हुए, इतने लोगों ने 18 साल 15 साल 20 साल कुर्सी पर विराजमान रहे, पार्टियां रही, सत्ता यहाँ चलाई, लेकिन किसी ने इस तरह से बिहार के लिए नहीं सोचा है। सही बात। ये पहले इंसान है और पूरी ईमानदारी से अपनी कोशिश कर रहे हैं और हमको यकीन है ये एक बड़ी कामयाबी दर्ज करेंगे और बिहार को बदलने का काम करेंगे। ये महिलाओं से भी मतलब बात करते हैं, वैसे नहीं है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही से बात करते हैं। उन्होंने तो हम तमाम लोगों का अपनी बहन बनाया है, हमारे भाई हैं वो, तो बस एक भाई का जो है वो फर्ज निभाते हैं, मतलब भाई की तरह ही मिलते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, मेरे प्रश्न पूछने का सवाल यही, इसका उद्देश्य ये है कि कोई महिला, अगर आप जैसे जो भी मुसलमान महिला हो, हिंदी महिला हो, वो आके अप्रोच इजीली कर सकते हैं उनसे। बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से मिलते हैं और बहुत इज्जत देते हैं, बहुत गौर से बात सुनते हैं। अगर आप उनको कुछ बात बताइए तो बहुत गौर से बात सुनते हैं। सही बात। ये खूबी हर नेता में नहीं होती, ये अहंकार होता है, अहंकार होता है। जिस पोजीशन पर प्रशांत किशोर जी हैं वो, और जितनी सादगी है उनके अंदर, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो उनके अंदर जो है आज के युग का गांधी नजर आता है। सही बात है, सही बात। मैडम, आप एक पोएटस भी हो, ज्यादातर शायरी वगैरह लिखते भी हो और पढ़ते भी हो। एक बार जन स्वराज के बारे में अगर आप कुछ लिखे हो तो शायरी, उसको पढ़ के हमको उसका मतलब, हम तो हिंदी उतना समझते नहीं है, शायरी हम समझ नहीं पाते, उसका मीनिंग भी एक्सप्लेन कीजिए हमारा दर्शकों के लिए। नहीं, बहुत सादा सा है, आप समझ जाइएगा। हर सर चमके न्याय का ताज, मिलकर बोलो जन स्वराज, शिक्षा भोजन सही इलाज, सबको देगा जन स्वराज। बहुत बढ़िया मैडम। देखिए, यहाँ हम लोग शायरी भी सुन रहे हैं। जन स्वराज में आप लोग भी आके अपना भूमिका निभा सकते हैं, अपना राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन में अपना राजनीतिक लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। और इन मैडम से आखिरी में पूछेंगे, मैडम का क्या मैसेज रहेगा जन स्वराज प्रवक्ता होने के नाते दूसरा महिलाओं से और खास तौर के मुसलमान महिलाओं से? आपका मैडम संक्षिप्त में मैसेज हमारा दर्शकों के लिए, हमारा जो माताएं देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? देखिए, तमाम बहनों भाइयों सबसे मेरी दरखास्त है कि अब तक हम लोगों को तमाम पार्टियों ने राजनीतिक बंधुआ मजदूर ही बना करके रखा और मजदूर ही समझा। अब हमको इस बंधन से मुक्त होना है और आइए जनसुराज के साथ जुड़िए। प्रशांत किशोर बिहार की जमीन पर उगता हुआ नया सूरज है, ये नया सवेरा लाएंगे, हमारे बिहार को बदलेंगे और हम तमाम महिलाओं को और तमाम लोगों को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। तो आइए उनका हाथ थामें और उनके कंधे को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, ये शो में आने के लिए और इतना बातचीत करने के लिए। मतलब दिल से आभार हूँ आपके लिए। यह है मेरा इंटरव्यू सदाफ इकबाल जी से, ये जन स्वराज का प्रवक्ता है। मैडम से हम लोग कई तरीका के प्रश्न पूछे थे और मैडम भी अच्छे से सवाल दिए हैं। आप लोग को यही मैसेज मैडम जी भी देना चाहते हैं, हम भी देना चाहते हैं कि आप महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जन स्वराज का और प्रशांत किशोर का। आपके अंदर वो जज्बा है बिहार को बदलने के लिए, आगे जाके मॉडल बनाने के लिए, ताकि बिहार में हम लोग
ये साबित करके दिखाएं, पूरा भारत इसको अपना सकते हैं और भारत भी एक विकसित राज्य बन सकते हैं। आपके अंदर भी ये मनसा है तो आप भी जन सुराज में आ सकते हो और जन सुराज में ऐसे अपना भूमिका निभा सकते हो और अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आप एक नेता के तौर पे उभर सकते हो। इसी से खत्म करते हुए एक बात और बोलना चाहूंगी आखिर में कि देखिए, अब जनसुराज में यहाँ ना कोई किसी खास धर्म का है ना किसी जात का है। हम तमाम लोगों का धर्म ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी जात ये है कि हम बिहारी हैं। यही हम सब जनसुराज जी का कहना है। सही बात, सही बात। सो इसी बात को आगे लेते हुए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ, जो अपने दोस्त सुनना चाहते हैं वो लोग को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी को अंतिम करते हुए, एक बार बिहार के सम्मान के लिए, मिट्टी के सम्मान के लिए, देखिए ये माता सीता का भूमि रहा, बुद्ध का भूमि रहा, यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ जन्म हुए हैं, यहाँ राज्य को आगे ले जाने में उसका खंता लगाए थे, वो भी प्रयास जन सुराज कर रहा है। इसीलिए एक बार ये मिट्टी के सम्मान के लिए हम लोग जय बिहार का नारा लगा के इसको समाप्त करते हैं। मैडम, हम लोग मैं एक बार बोलूंगा जय बिहार, अब 1-2 बार जय जय बिहार को बोलना है। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। सबको प्रणाम, सबको शुक्रिया।